नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। आपको यह पहले ही मैं जानकारी दे चुका हूं कि हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम की दृष्टि से आज प्रदेश के 9 जिलों में वीक एंड लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया है और यह आदेश आज रात्रि 10 बजे से मई 3 यानी सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वीकेंड लॉकडाउन है क्या और इसमें वो कौन सी गतिविधियां होंगी जिसे हम संचालित कर पाएंगे और ऐसे कौन से काम होंगे जो हम नहीं कर पाएंगे या जिन पर प्रतिबंध लगा रहेगा। क्या हम अपने घरों से बाहर निकल पाएंगे? अगर निकल पाएंगे तो वो उसका पर्पस क्या होना चाहिए, या अगर नहीं निकल पाएंगे तो उसके क्या कारण हैं। तो इन सभी पहलुओं पर विस्तार से मैं आज आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। वीकेंड लॉकडाउन का मतलब होता है कि सप्ताहांत, हिंदी में जिसे आप कहते हैं, यानी सप्ताह के 2 ऐसे दिन जो शनिवार और रविवार होते हैं। आमतौर पर सरकारी कामकाज भी इन दिनों लगभग बंद होते हैं। शनिवार को आंशिक होते हैं और रविवार को पूर्णतः बंद होते हैं। तो ये सप्ताहांत के दिन हैं और इस 2 दिनों में लगभग पूरा लॉकडाउन लागू रहेगा। लेकिन वो उस लॉकडाउन का प्रकार क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा और किस तरह से वो कौन एजेंसी होगी जो इसे इफेक्टिव बनाएगी और जन सामान्य की इसमें क्या भागीदारी होगी, उसे कैसे इसका अनुपालन करना होगा। तो विस्तार से हम आपको इन विभिन्न पहलुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। तो वीकेंड लॉकडाउन में किन गतिविधियों पर रोक रहेगी और किन गतिविधियों को आप संचालित कर पाएंगे, यानी किसकी अनुमति आपको मिलेगी। इन आदेशों में हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी उद्योग धंधे, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, वो अपने उद्योग संचालित करने की दृष्टि से अपने कर्मियों का, अपने स्टाफ का, अपने जो वाहन हैं, अपनी गाड़ियों का, या कहां से कहां जाएंगे इसका पूरा ब्यौरा और साथ साथ अपनी शिफ्ट का भी पूरा ब्यौरा वो हरियाणा सरल पोर्टल पर जानकारी देना उनके लिए अनिवार्य है। और इसके साथ वो अनुमति की दृष्टि से आवेदन करेंगे और वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको उनकी आवश्यकता का आकलन करते हुए उन्हें अनुमति देंगे। और ये आदेश मूल रूप से लोगों के आवागमन और मूवमेंट पर रोक लगाने के लिए है, न कि आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी आपूर्ति निर्बाध जारी रहेगी, उसकी आवाजाही जारी रहेगी। उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं, उससे संबंधित जो वाहन हैं, वो अंतर जिला भी जाते आते रहेंगे और अंतर्राज्यीय भी वो उनका आवागमन प्रतिबंधित नहीं होगा। यानी आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने की पूरी छूट होगी इस दौरान। इस आदेश में कुछ व्यक्ति और सेवाओं को छूट दी गई है, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से आपात स्थितियों और नगर निगम, नगर पालिका में जो कर्मी हैं, जो काम करने वाले अधिकारी हैं, वो इसमें छूट पाएंगे। उन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा क्योंकि दैनिक तौर पर उनके पास सफाई है, सैनिटेशन है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मुद्दा है, चाहे कूड़ा कलेक्शन का मुद्दा है, तो उसको लेकर के उन्हें छूट दी गई है। ड्यूटी पर तैनात जो कर्मी होंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, पुलिसकर्मी हैं, मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, या फिर जो कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, जो कर्मचारी बिजली विभाग में काम करते हैं, जो अग्निशमन विभाग में काम करते हैं, या फिर मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी हैं, क्योंकि उन्हें भी समाचार के संप्रेषण की दृष्टि से या उसके कलेक्शन की दृष्टि से एक जगह से दूसरी जगह जाना आना पड़ता है, तो उनको इस लॉकडाउन में छूट रहेगी आवाजाही की, उन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ कोविड-19 से संबंधित कार्यों में अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपकी ड्यूटी लगाई है
चाहे आप एनजीओ से संबंध क्यों न रखते हों। अगर आपने कोई जिम्मेदारी ली है या प्रशासन ने अधिकृत तौर पर आपको कोई जिम्मेदारी दी है, चाहे गैर सरकारी कर्मी हैं या फिर सरकारी कर्मी हैं, तो आपको भी आने जाने की छूट रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि इसमें आपको अपना पहचान पत्र अपने संस्थान का या संबंधित संस्थान जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, आप अपना पहचान पत्र अपने साथ रखें, क्योंकि यदा कदा अगर स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से या लॉकडाउन को प्रभावी बनाने की दृष्टि से जो पुलिसकर्मी तैनात होंगे, जगह जगह अलग अलग बैरियर पर बैरिकेड्स लगेंगे चौक चौराहे पर इस शहर में, तो वो अगर आपसे जानकारी मांगेंगे तो आपको अपना पहचान पत्र दिखाना अति अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए छात्रों की, क्योंकि इस दौरान जो सप्ताहांत का दिन होता है, उन्हीं दिनों ज़्यादातर कंपटीशंस या परीक्षाएं होती हैं अलग अलग, चाहे नौकरी से संबंधित परीक्षाएं हों या किसी कंपटीशन से संबंधित या किसी एडमिशन से संबंधित परीक्षाएं होती रहती हैं ऑनलाइन आज ख़ास तौर से। और गुरुग्राम में कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां लगातार सप्ताहांत के दिन परीक्षाएं आयोजित की जाती रहती हैं। तो इसको लेकर के भी हरियाणा सरकार ने विचार करते हुए ऐसे छात्रों को, ऐसे परीक्षार्थियों को आने जाने की छूट दी है लॉकडाउन के दौरान, जिनकी परीक्षा इस सप्ताहांत के दिन होने वाली होगी। लेकिन शर्त यह है कि उनके पास वो अधिकृत एडमिट कार्ड होना आवश्यक है। साथ साथ परीक्षा केंद्रों पर जो ड्यूटी पर तैनात होंगे जो कर्मी होंगे, चाहे वो शिक्षक हैं या फिर जो क्लासरूम में गार्डिंग करते हैं, उनके लिए चाहे सिक्योरिटी पर्सन्स होते हैं, चाहे वो क्लरिकल सपोर्ट देने वाले लोग होते हैं, चाहे वाहनों का सपोर्ट देने वाले लोग होते हैं परीक्षा केंद्रों को, तो ऐसे लोगों को भी आने जाने की इस दौरान छूट होगी। लेकिन शर्त यह है कि उनके पास अधिकृत पत्र होने चाहिए परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी लगाने की या ड्यूटी मिलने की। इसके साथ साथ आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे जो लोग हैं, उनके आवागमन पर भी प्रतिबंध नहीं होगा। इसी तरह से आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं की राज्य के भीतर अंतर्राज्यीय जो ढुलाई होगी, या मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, इस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे वाहनों को चलने और एक स्थान से दूसरे अपने गंतव्य स्थान तक जाने की दृष्टि से भी उन्हें अनुमति मिलेगी। उन्हें किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि उनके पास आने जाने की बिल्टी या सामान लेकर जहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके पास उनके इनवॉइस या बिल जो होते हैं, संबंधित कागजात होते हैं, वो ज़रूर उनके पास होने चाहिए। अगर पुलिस आपसे मांगती है देखने को, तो आप अवश्य आपको दिखाना पड़ेगा। इसके साथ अगर बात करें मेडिकल क्षेत्र की, तो जो अस्पताल हैं या पशु अस्पताल हैं, चिकित्सा प्रतिष्ठान हैं जिसमें चिकित्सा उपयोगी वस्तुओं के निर्माता हैं या उत्पादक कंपनियां हैं, निर्माता कंपनियां हैं, जैसे मेडिसिन्स बनाने वाली कंपनी होती हैं, चाहे वो मेडिकल जो इक्विपमेंट हैं वो बनाने वाली कंपनी होती है, चाहे जो चिकित्सा के दौरान जो उपकरण का उपयोग किया जाता है वो बनाने वाली या आपूर्ति करने वाली कंपनी होती है, तो उसके कर्मियों को भी आने जाने की छूट रहेगी और उन जो कंपनियां हैं उनको भी काम करने की छूट रहेगी। अब इसमें जो वितरण कंपनियां या आपूर्तिकर्ता कंपनियां हैं, जैसे डिस्पेंसरी है, केमिस्ट है, फार्मेसी है, जन औषधि केंद्र में काम करने वाले लोग होते हैं, चिकित्सा उपकरणों को दुकानों में पहुंचाने वाले लोग होते हैं, या लैब है जैसे जो पैथोलॉजिकल लैब्स होते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड लैब्स होते हैं या फिर एमआरआई लैब्स होते हैं, जो टेक्निकल लैब्स होते हैं मेडिकल क्षेत्र के, उसमें काम करने वाले विशेषज्ञ हैं या फिर कर्मी हैं। फार्मास्यूटिकल रिसर्च लैब है, क्लिनिकल या फिर नर्सिंग होम्स में काम करने वाले डॉक्टर हैं, कर्मी हैं, स्वास्थ्यकर्मी, गैर स्वास्थ्यकर्मी हो सकते हैं या सहायक हो सकते हैं, परिचारक हो सकते हैं, एम्बुलेंस में काम करने वाले ड्राइवर और हेल्पर्स हो सकते हैं, तो उनको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें इस वीकेंड लॉकडाउन के दौरान एक जगह से दूसरी जगह अपने काम की दृष्टि से आने जाने की पूरी छूट रहेगी, उन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। और मैं ये साफ कर दूं कि उन्हें इस प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल और केवल उन्हें अपने संबंधित संस्थान के आईडी प्रूफ या जो आइडेंटिटी कार्ड हैं, पहचान पत्र हैं, वो उनको अपने पास रखने होंगे। अगर उनसे मांगे जाते हैं देखने को तो वो उनको दिखाना पड़ेगा।
जैसे मेडिकल कर्मी हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, अस्पताल के जो सपोर्टिंग सेवा देने वाले लोग हैं, ऐसे स्टाफ्स के जाने आने की अनुमति पूरी तरह से रहेगी इस दौरान। और अब अगर बात करें कमर्शियल और प्राइवेट प्रतिष्ठानों में, तो कमर्शियल और प्राइवेट प्रतिष्ठानों में भी कुछ ऐसे खास हैं जिनकी सेवा अगर बाधित हो जाएगी तो उससे मेडिकल का क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। किसी प्रकार की जो सेवा है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। तो इसलिए उसमें से कुछ खास ऐसे सेक्शन हैं, सेक्टर हैं जिसको इसमें छूट दी गई है काम करने की, और उनके कर्मियों को भी जाने आने की छूट दी गई है। उदाहरण के तौर पर टेलीकम्युनिकेशन है, अगर ये बंद हो जाए तो हम सबका जीवन पूरी तरह बंद हो जाता है, हमारे हाथ पैर कट जाते हैं। इंटरनेट सेवा अगर बंद हो जाए, तो ये ब्रॉडकास्टिंग की अगर सेवा बंद हो जाए तो हम दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। आईटी है, आईटी इनेबल्स कंपनियां हैं, क्योंकि उनके माध्यम से ही बहुत सारे सूचनाओं का या सेवाओं का आदान प्रदान इस देश में या दुनिया में होता है। तो इसीलिए और हरियाणा में बड़े पैमाने पर इस प्रकार की कंपनियां काम करती हैं, खासकर अगर गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात की जाए तो इसीलिए इस सेक्टर्स को काम करने की अनुमति दी गई है, और इनमें काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकेंगे, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं, ई कॉमर्स का मतलब होता है वैसी कंपनियां जो कि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करते हैं या उसकी आपूर्ति करते हैं। यानी ऑनलाइन जो सामान आप मंगा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसका नाम यहाँ लेना ठीक नहीं होगा, तो उनको भी अनुमति दी गई है। जो उनके डिलीवरी बॉयज़ हैं, जो उसके सप्लायर्स हैं, या फिर जो उनके फील्ड बॉयज़ हैं, या उनको जो सप्लाई देने वाले सिस्टम्स हैं, ये जो उनके लोग हैं, उनको आने जाने की भी पूरी तरह छूट रहेगी। इसमें फार्मास्यूटिकल या मेडिकल उपकरण सप्लाई करने वाले अगर लोग हैं या कंपनियां हैं, आपूर्तिकर्ता हैं, या उस प्रकार की एजेंसी में काम करने वाले लोग हैं, तो उनको भी इस लॉकडाउन के दौरान छूट रहेगी। अब बात की जाए पेट्रोलियम पदार्थ की, वह भी हमारे दैनिक जीवन को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। तो जो पेट्रोल पंप हैं या एलपीजी गैस के सप्लायर्स हैं या पेट्रोलियम या गैस रिटेलर्स हैं या उसके स्टोरेज या आउटलेट जो हैं या ऊर्जा उत्पादन यानी बिजली से संबंधित जो ऊर्जा उत्पादन करने वाले संप्रेषण या वितरण की बात है, यानी उसका उत्पादन करने वाले या फिर उसकी सप्लाई करने वाले, इस सिस्टम में जो काम करने वाले लोग हैं या कर्मी हैं, कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उन पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उन्हें भी इस लॉकडाउन के दौरान आने जाने की छूट रहेगी। अब बात करें सिक्योरिटी सिस्टम्स की, क्योंकि वह भी बहुत आवश्यक है, तो इसीलिए सरकार ने जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी सेवा देने वाली एजेंसी है, उन पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया है। उससे संबंधित काम करने वाले जो लोग हैं वो इस लॉकडाउन के तहत आना जाना कर पाएंगे संबंधित जगहों पर, बशर्ते कि उनके पास अनुमति हो, बशर्ते कि उनके पास अपने संबंधित संस्थान के कागजात हों, यानी आईडी प्रूफ हों। अब बात की जाती है खेती की, क्योंकि अभी खेती का बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। अभी खासकर फसलों की कटाई हो रही है, उसकी तैयारी में किसान लगे हुए हैं, पूरे देश के किसान लगे हुए हैं, और हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ बड़े पैमाने पर खेती होती है। तो इसलिए खेतों में कृषि कार्य करने वाले जो किसान हैं और जो श्रमिक हैं उसमें काम करने वाले, उन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, उनकी आवागमन बदस्तूर जारी रहेगी। अब बात की जाए रेस्टोरेंट और होटल्स, जहाँ से गवर्नमेंट को बहुत बड़े पैमाने पर अर्निंग होती है, उनको एक्सचेकर उनको मिलता है, उनकी आय होती है इससे। तो ऐसे में सरकार ने उसको, और दूसरा ये भी एक पक्ष है कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलता है, रोज़गार मिलता है। अगर इसे पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा तो इससे रोज़गार बुरी तरह प्रभावित होंगे और लोगों की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तो इसीलिए हरियाणा सरकार ने इस मामले में भी थोड़ी छूट दी है, थोड़ी डिस्काउंट उन्होंने दी है कि रेस्टोरेंट और जो होटल्स हैं या मॉल्स हैं उसको
उसमें आप जाकर बैठकर खाना तो नहीं खा पाएंगे, इसकी अनुमति आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उस फूड कोर्ट से या उस रेस्टोरेंट से या उस होटल से या उस मॉल से आप होम डिलीवरी ले पाएंगे। यानी इनको होम डिलीवरी देने की छूट रहेगी। इसके डिलीवरी बॉयज़ अपने संस्थान से जहां ग्राहक हैं उन तक आ जा सकेंगे, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, इसलिए डिलीवरी के लिए इसे खोल सकते हैं। अब फसल कटाई की बात हमने आपको बताई दी, लेकिन फसल कटाई या तैयारी में ये भी देखने की बात होती है कि कृषि कार्यों में आज की तारीख में मैनुअल काम बहुत कम होने लगा है। ज़्यादातर काम अब ऑटोमेटिक सिस्टम से भी होने लगे हैं, मशीन से होने लगे हैं। हार्वेस्टिंग की मशीन इसमें आवश्यकता होती है, बिजाई की मशीन भी आवश्यकता होती है, तो और बागवानी की दृष्टि से भी मशीनों की आवश्यकता होती है, सिंचाई की दृष्टि से मशीनों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की जो मशीन है इसकी आपूर्ति पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा, इसके निर्माण पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा, और साथ साथ जो इससे संबंधित उपकरण हैं, अगर आपको मेंटेनेंस के दौरान किसी उपकरण की आवश्यकता, कृषि उपकरण की आवश्यकता होती है, तो फिर इसकी आपूर्ति भी आप ले दे पाएंगे। इससे संबंधित जो कर्मी हैं वो भी इसमें काम कर पाएंगे और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसी तरह से अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति दी गई है इस दृष्टि से, क्योंकि ज़्यादातर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दूसरे अगर राज्यों में हैं और उपकरण वहां बन रहे हैं और उसे हरियाणा सप्लाई करना है, तो उसे प्रतिबंधित नहीं किया गया है। वो उनकी गाड़ियां, उनके वाहन आ जा सकते हैं, उनके जो बड़े ट्रक हैं या और कोई वाहन है वो आ जा सकेंगे, उन पर प्रतिबंध नहीं है। अब रही बात सामान्य व्यक्तियों की आने और जाने की, तो इसमें जो 3 प्रमुख सिस्टम हैं, एयरपोर्ट हैं, रेलवे है और बस है, तो इन तीनों सिस्टम्स को ऑन रखा गया है। इन तीनों जगहों के माध्यम से, इन तीनों जो माध्यम है, इससे अगर आपको कहीं आना जाना है तो इस पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास अधिकृत टिकट होने चाहिए। चाहे वो अगर आप प्लेन से जा रहे हैं तो प्लेन की टिकट हो, आपके पास बोर्डिंग पास होने चाहिए। अगर आप ट्रेन से जाना चाह रहे हैं तो आपके पास ट्रेन की वैध टिकट होनी चाहिए, या अगर आप बस से मूव कर रहे हैं तो बस की भी पूरी आपके पास वो होनी चाहिए। हालांकि लोकल बसेस की दृष्टि से तो टिकट पहले आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन आप अगर लंबी दूरी की बसेस में जा रहे हैं, अगर आप गुरुग्राम से चंडीगढ़ जा रहे हैं या फरीदाबाद से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो वॉल्वो बस से अगर आप जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको उसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन लेनी पड़ती है, तो आपके पास प्रूफ होता है। और रही बात आपके पास आईडी प्रूफ, इससे भी बहुत हद तक इसमें आपको प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, आपको छूट मिलेगी, आप आ जा सकेंगे। अब बात आती है सामाजिक समारोह की या फिर पारिवारिक समारोह की या फिर धार्मिक समारोह की बात की जाती है, तो अभी मौसम शादियों का चल रहा है बहुत ज़्यादा। लोग पिछले 1 वर्ष भी इंतज़ार करते रहे और अब इस साल में भी जो लगभग 2-2 वर्षों से शादियां तय की गई हैं, उसके बावजूद रिश्ते तय हो चुके हैं, बावजूद लोग, क्योंकि अनुकूल माहौल नहीं मिल पा रहा था, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद अब अनुकूल माहौल आए तो वो अपने बेटे बेटियों की शादी का आयोजन करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। और जैसे ही ये शादियों का मौसम आया, उसी वक्त ये फिर अचानक ही ये बूमिंग आ गई और कोरोना ने एक दूसरे उसका म्यूटेशन शुरू हो गया और अब बहुत खतरनाक तरीके से ये सामने आ रहा है और लोगों को अपना शिकार बनाने लगा है। तो ऐसे में वो शादियां भी आखिर व्यक्ति कब तक इंतज़ार करे, अपने आम जीवन की जो गतिविधियां हैं उसको कैसे कब तक रोक सकता है आदमी। तो इसीलिए सरकार ने एक इसमें सकारात्मक नज़रिया अपनाते हुए उन्होंने शादी समारोह की अनुमति तो दी है, लेकिन ये कहा है कि जो जिलाधीश ने पहले आपको अनुमति दी है तो वो जारी रहेगी, और साथ साथ ये एक सीमा निर्धारित कर दी गई है कि अगर आप हॉल में शादी समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं तो केवल 50%, अगर उसकी सीटिंग अरेंजमेंट मान लीजिए 100 लोगों की है तो आप केवल 50 लोगों को ही इनवाइट करके आप ये आयोजन कर पाएंगे, इसी की अनुमति होगी। या फिर अधिकतम 30 व्यक्तियों को आप वहाँ बुला पाएंगे। साथ साथ अगर आप खुले परिसर में, मैदान में, खुले में, बैंक्वेट हॉल में नहीं, बल्कि अगर आप बाहर किसी सेलिब्रेशन गार्डन में अगर आप आयोजित कर रहे हैं अपनी शादियों का, तो वहाँ अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही आप इनवाइट करके
अपने इस आयोजन को कर सकते हैं और इसकी अनुमति आपको मिलेगी। तो इस तरीके से कोविड-19 के बचाव की दृष्टि से भी वहाँ आपको जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं, चाहे वो मास्क पहनने का है, चाहे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का है, चाहे हैंड सैनिटाइज़र की बात उसका उपयोग करने का है, इस प्रोटोकॉल का आपको पूरी तरह पालन करना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि जो निर्धारित सीमा की गई है संख्या की दृष्टि से, इन्वाइटीज़ की दृष्टि से, उसका आप ज़रूर पालन करेंगे, क्योंकि हम सब ही इस कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं। और सरकार ने अगर कोई ऐसी व्यवस्था दी है तो वह हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए है, हमारे परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए है, हमारे प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए है। तो इसलिए इस भावना को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हम किसी प्रकार का आयोजन करें। इसमें गैर जिम्मेदार रवैया हमें नहीं अपनाना चाहिए। इस चीज़ का पूरा ख्याल रखें। और ख़ास तौर से इस बार कोरोना संक्रमण में आप सबको इस बात की पूरी जानकारी भी होगी कि ज़्यादातर बच्चे और यंग जो लोग हैं वही इसके शिकार हो रहे हैं, उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए आपसे बारंबार मैं आग्रह करना चाहूँगा द पब्लिक वर्ल्ड की ओर से भी कि आप गवर्नमेंट की ओर से जारी प्रोटोकॉल्स या डिप्टी कमिश्नर की ओर से जो समय समय पर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं उसका भी पूरी तरह आप पालन करेंगे। और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना हम सबके स्वास्थ्य के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए आज बहुत अनिवार्य हो गया है। और मास्क पहनना अति अनिवार्य है। इसी पर्दे से ही आप अपने स्वास्थ्य को बचा पाएंगे। अगर आपने मास्क पहना तभी आपकी ज़िंदगी, आपका भविष्य आगे सुरक्षित रहेगा। इसलिए अगर आप इस देश के निर्माण में, इस प्रदेश के निर्माण में अब भी अपना योगदान करना चाहते हैं, उसके इच्छुक हैं, तो उससे पहले आप ये सोच लें कि उसके लिए आपको स्वयं को सुरक्षित रखना पड़ेगा। और सुरक्षित रखने के लिए आपको मास्क पहनना अति अनिवार्य है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। आप गुरुग्राम के हालात देख रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से लगातार 3 से 5 हज़ार से भी अधिक संख्या में लोग प्रतिदिन संक्रमित पाए जा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव के मामले मिल रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम जैसे शहर का शायद ही कोई ऐसा भाग बचा है जो इसकी गिरफ्त में न आ गया है, जहां से लोगों के नुकसान, लोगों की जनहानि की खबर न आ रही हो। तो इसीलिए आप सबसे बारंबार आग्रह है कि आप इस व्यवस्था में ज़रूर पूरा सहयोग करें और मास्क अवश्य पहनें और सोशल डिस्टेंस अवश्य मेंटेन करें। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर सरकार भी आपके साथ सख्ती बरतेगी। पुलिस कमिश्नर की ओर से भी इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं कि अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत आपके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। धारा 188 के तहत आपको दंडित की आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है और कानूनी दंड देने का भी प्रावधान इसमें है। तो इसीलिए आपसे बार बार आग्रह है कि आप जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं, या हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं, या डिप्टी कमिश्नर की ओर से जो लगातार आपको प्रतिदिन उस प्रकार के सुझाव दिए जा रहे हैं, आपसे आग्रह किया जा रहा है आप उसका पालन अवश्य करेंगे। और इस वीक इन लॉकडाउन में पूरी तरह अपने को संयमित रखेंगे। स्वतः खुद लॉकडाउन करना चाहिए हम सबको, क्योंकि हालात उतने बदतर हो चुके हैं। और उसके कारण में अगर कोई है तो सरकार से पहले हम लोग हैं उसके लिए जिम्मेदार, जिन्होंने हेल्थ प्रोटोकॉल का, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना पूरी तरह छोड़ दिया था। और जो कोई भी पालन करते थे हम उसका मजाक उड़ाते थे। एक भी दुकानदार मास्क पहने हुए नहीं दिखता था पिछले 2-3 महीने, 4 महीने के दौरान। अगर देखें बाज़ारों की स्थिति बेहद ख़राब थी, कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता था, चाहे वो ग्राहक हों, दुकानदार हों, व्यवसायी हों। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी इस बात की पूरी कमी देखी जाती थी, जिसके कारण से आज हमारे प्रदेश का, हमारे शहरों का हमारे शहरों की ये हालत
बनी हुई है। तो इसीलिए बंधु, अगर आप इस हालत से बाहर निकलना चाहते हैं, इसको तत्काल रोकना चाहते हैं प्रभावी तरीके से, तो इस वीकेंड लॉकडाउन को आप सफल बनाएं और इसमें सहभागी बनें और अपने आसपास के लोगों को भी आप बारंबार इसके लिए प्रेरित करें कि आने वाला समय और ज़्यादा कठिनाई भरा हो सकता है और दुर्भिक्ष हो सकता है, हमारे लिए और विषम परिस्थिति ला सकता है। तो इसीलिए आप इसका पालन अवश्य करें। मास्क पहनना अति अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अति अनिवार्य है और हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करना, बार बार हाथ साफ करना थोड़े थोड़े समय के अंतराल में उस संक्रमण से बचने के लिए, इन 3 बातों का अवश्य ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और जो आपके कंसेप्ट हैं वीकेंड लॉकडाउन के प्रति वो पूरी तरह स्पष्ट होंगे, साफ होंगे और आपका कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि 2020 में जो लॉकडाउन लागू किए गए थे उसका कुछ और था प्रारूप, और अब जो वीकेंड लॉकडाउन लागू किए जा रहे हैं इसका प्रारूप कुछ और है। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी इसके सहभागी बनेंगे और कोरोना की लड़ाई में हम सभी कामयाब होंगे। इस लड़ाई को हम जीतेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें।